नमस्कार फ्रेंड्स, जय हिंद। मेरा नाम है प्रीतेश जोशी और राजस्थान की इतिहास, कला और संस्कृति यानी राजस्थान की हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर के इस बड़े इंटरेस्टिंग सेशन में आप सभी का स्वागत है। तो आज जिस टॉपिक पर हम चर्चा करने वाले हैं वो है राजस्थान के प्रजामंडल आंदोलन का भाग 2। भाग फर्स्ट के अंदर अपन ने सबसे पहले समझा था कि प्रजामंडल आंदोलन होते क्या हैं। तो एक बार क्विक रिवीजन के तौर पे जल्दी से बता दो कि भाई प्रजामंडल आंदोलन क्या होते हैं। प्रजामंडल का मतलब है लोगों का समूह। ये ऐसे आंदोलन थे जिसका मुख्य उद्देश्य था रियासतों के अंदर उत्तरदायी शासन को लाना। उत्तरदायी शासन आएगा तो वहां की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति और ज्यादा बेटर हो पाएगी। ये इसका मुख्य ध्येय था और इन चीजों के लिए जो आंदोलन चलाए गए उसको अपन प्रजामंडल आंदोलन कहते हैं, बड़ी आसान सी भाषा के अंदर। फिर हमने पिछले वाले पार्ट के अंदर इवोल्यूशन देखा था कि किस तरीके से प्रजामंडल जो है वो आगे बढ़ते जाते हैं, उसका इवोल्यूशन हमें कैसे देखने को मिलता है। फिर हमने कुछ इंपॉर्टेंट राजनीतिक संगठन देखे थे और फिर हमने देखा था कि कौन कौन से प्रजामंडल कहां कहां पर स्थापित हुए, कौन उनके इंपॉर्टेंट लीडर्स थे, कोई इंपॉर्टेंट इवेंट उनसे रिलेटेड था और साथ साथ में किस तरीके से उन प्रजामंडल की गतिविधियां कैसे चली, इनके ऊपर अपन ने चर्चा करी थी। आज के इस पार्ट भाग 2 के अंदर अपन और दूसरे प्रजामंडलों को देखने वाले हैं, कौन कौन के थे उनके स्थापनाकर्ता, कहां पर उनकी स्थापना हुई और साथ साथ में कब उनकी स्थापना हुई। तो आगे बढ़ते हैं और अपन बात कर लेते हैं राजस्थान के इंपॉर्टेंट प्रजामंडलों में से एक, जो कि आपका जयपुर प्रजामंडल है। जयपुर प्रजामंडल के बारे में पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट तो अपने को ये याद रखना है कि ये पहला ऐसा प्रजामंडल था जिसकी स्थापना हुई। दूसरा, ये ऐसा प्रजामंडल था जिसका 2 बार गठन हुआ, मतलब एक बार 1931 के अंदर होता है और बाद में वापस जो है इसका पुनर्गठन हमें देखने को मिलता है। तो क्लियर हो गई यहां तक बात। तो जयपुर प्रजामंडल के बारे में 2 फैक्ट अपने को याद रखना। जयपुर प्रजामंडल के गठन से पहले एक इंपॉर्टेंट सामाजिक संगठन बनता है जिसका नाम था चरखा संघ, जिसकी स्थापना करते हैं जमनालाल बजाज। तो अपने क्वेश्चन आ जाए कि भाई जयपुर प्रजामंडल से पहले कौन सा ऐसा संगठन था जो सामाजिक तौर पे सारी स्थिति को देख रहा था, तो वो था भाई चरखा संघ, जिसकी स्थापना करता थे आपके जमनालाल बजाज 1927 में। अब आ जाते हैं अपन जयपुर प्रजामंडल के ऊपर। तो इसकी स्थापना होती है, पहली बार जो स्थापना होती है वो 1931 में होती है और करने वाले व्यक्ति थे कर्पूर चंद पाटनी। इसी प्रजामंडल का पुनर्गठन होता है और हमें देखने को मिलता है उस टाइम इसका पुनर्गठन करने वाले व्यक्ति थे जमनालाल बजाज। तो जयपुर प्रजामंडल एक तो सबसे पहले हुआ और 2 बार इसका गठन हुआ। इन सभी फैक्ट्स को अपन एक साथ कंपाइल करते हुए देख लेते हैं। 1927 के अंदर चरखा संघ की स्थापना होती है। गांधी जी के मूल्यों के ऊपर आधारित ये संघ जो होता है उसकी स्थापना होती है 1927 के अंदर और करने वाले व्यक्ति कौन, तो जमनालाल बजाज। पहला फैक्ट तो आपने ये याद रख लिया। जयपुर प्रजामंडल ऐसा आंदोलन था जो सबसे पहले, अगर प्रजामंडल के क्रोनोलॉजिकली देखें तो फर्स्ट ऐसा प्रजामंडल था जिसकी स्थापना होती है। करने वाले व्यक्ति कौन, तो कर्पूर चंद पाटनी का नाम हमें यहाँ पे याद रखना है। दूसरी बात, इसी प्रजामंडल की पुनर्गठन होता है और पुनर्गठन के समय इसके जो अध्यक्ष थे, या हम कहें कि इसके जो स्थापना करता थे, वो थे जमनालाल बजाज। तो ऐसा कौन सा प्रजामंडल था जिसके 2 बार गठन हुआ, एक बार गठन और दूसरी बार पुनर्गठन हुआ, तो वो था भैया आपका जयपुर प्रजामंडल। क्लियर हो गई यहां तक बात। अब इस जयपुर प्रजामंडल के और कौन कौन से इंपॉर्टेंट लीडर्स थे, तो अपने को नाम याद रखना है। हीरालाल शास्त्री, चिरंजी लाल अग्रवाल और कर्पूर चंद पाटनी तो थे ही जिन्होंने इसकी स्थापना करी थी। 1939 तक आते आते अपन ने देखा कि किस तरीके से 1938 में कांग्रेस का समर्थन मिल जाता है और रियासत के अंदर भी लोगों का जनसमूह इसके साथ जुड़ता जा रहा था। तो इसी तरीके से 1939 तक आते आते इस प्रजामंडल को जो है पूरी तरीके से मान्यता मिल जाती है और 1940 के अंदर हम देखते हैं कि हीरालाल शास्त्री को इस प्रजामंडल का अध्यक्ष जो है वो निर्वाचित कर दिया जाता है। तो इंपॉर्टेंट चीज क्या, 1939 के अंदर प्रजामंडल को है जो पूरी तरीके से मान्यता मिल जाती है और 1940 में हीरालाल शास्त्री जो है वो प्रजामंडल के अध्यक्ष बन जाते हैं। क्लियर है यहां तक फैक्ट, कोई इसमें इतने ज्यादा अपने को दिमाग नहीं लगाना। अपने को याद रखना है कि भाई कब इसकी स्थापना हुई और कौन चरखा संघ जो था वो कौन से प्रजामंडल से पहले हमें देखने को मिलता है, तो जयपुर प्रजामंडल। अध्यक्ष कौन थे, तो याद रखना है पहले के तो कर्पूर चंद पाटनी और उसके बाद हमने जमनालाल बजाज ने इसको पुनर्गठन किया। तो ये भी अपने को फैक्ट सारे याद करते हुए चलने। जयपुर प्रजामंडल अपनी सारी राजनीतिक गतिविधियों को आगे बढ़ा रहा था, लेकिन इसकी गतिविधियां हमें देखने को मिलती है सबसे ज्यादा, या इनकी राजनीतिक गतिविधियों में तेजी आती है और वो आई 1942 के क्विट इंडिया मूवमेंट में या भारत छोड़ो आंदोलन। तो सबसे पहले तो ये याद करो कि 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन था क्या। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में हमें ये देखने को मिलता है कि ये आज़ादी की आखिरी लड़ाई थी कि भाई किस तरीके से अब एक ऐसा नेशनल मूवमेंट हो जिससे हमें आज़ादी मिल जाए। गांधी जी ने करो या मरो का नारा इसमें दे दिया था और ये सारी की सारी आग जो क्विट इंडिया मूवमेंट ने पूरे के पूरे भारत के अंदर आज़ादी की आग लगाई थी, इसकी लपटें जो हैं वो अब धीरे धीरे हमें जयपुर प्रजामंडल में भी देखने को मिल रही थी।
जयपुर प्रजामंडल और जितने भी राजस्थान के प्रजामंडल थे उनकी स्थापना हम देखते हैं कि 1930s के बाद 1938 के बाद जो है उनकी ज़्यादा से ज़्यादा स्थापना देखने को मिलती है। और जो क्विट इंडिया मूवमेंट था वो एक तरीके का ऐसा नेशनल मूवमेंट था जिसने प्रजामंडल आंदोलन को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया। तो हम ये देखते हैं कि जयपुर के अंदर प्रजामंडल की जितनी भी एक्टिविटीज़ थी उसके अंदर क्विट इंडिया मूवमेंट या हम कहें भारत छोड़ो आंदोलन का बहुत ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। और प्रजामंडल जो है वो इसी गतिविधियों के अंदर इन्वॉल्व होता है। फैक्ट देख लेते हैं, 1942 के अंदर भारत छोड़ो आंदोलन होता है और प्रजामंडल भी इस आंदोलन के अंदर जो है वो इंक्लूड हो जाता है। अब समस्या ये आती है कि उस टाइम के रियासत के राजा को समस्या ये आती है कि किस तरीके से अगर ये जो क्विट इंडिया मूवमेंट है, ये जो भारत छोड़ो आंदोलन है, अगर ये जयपुर के अंदर भी इंक्लूड हो गया तो जयपुर की स्थिति भी बहुत ज़्यादा दयनीय हो जाएगी और ऐसा ना हो जाए कि रियासत को पूरी तरीके से उखाड़ के फेंक दिया जाए। तो राजा घबराते हैं और वो भेजते हैं अपने प्राइम मिनिस्टर मिर्ज़ा इस्माइल को। मिर्ज़ा इस्माइल उस समय के तत्कालीन जयपुर के प्राइम मिनिस्टर थे, जो प्रजामंडल के साथ बात करते हैं कि भैया आप ये जो क्विट इंडिया मूवमेंट है इसके साथ आप जो है इस प्रजामंडल को मत जोड़ो, यहाँ पर कोई भी एक्टिविटीज़ ना करो, हम जो है आपके उत्तरदायी शासन की बात जो है वो मान लेंगे। अंत में क्या होता है कि राजा जो है वो उत्तरदायी शासन की पूरी तरीके से बात मान लेता है। तो जिस बात की मैं बात कर रहा था, जो समझौते की मैं बात कर रहा था, उस समझौते का नाम था जेंटलमैन एग्रीमेंट। किस किस के बीच में हुआ था, क्या था वो एग्रीमेंट, बड़ी आसान भाषा में अपन उसको समझ लेते हैं। तो सबसे पहले तो ये बात कि 1942 के क्विट इंडिया मूवमेंट के बाद जो है वो प्राइम मिनिस्टर मिर्ज़ा इस्माइल, कहाँ के प्राइम मिनिस्टर, तो भाई जयपुर के प्राइम मिनिस्टर मिर्ज़ा इस्माइल और साथ साथ में उस समय के प्रजामंडल के अध्यक्ष हीरालाल शास्त्री और साथ साथ में प्राइम मिनिस्टर मिर्ज़ा इस्माइल के बीच में एक समझौता होता है, एक एग्रीमेंट होता है जिसको हम जेंटलमैन्स एग्रीमेंट कहते हैं। और इस जेंटलमैन एग्रीमेंट के अंदर जो मुख्य बात थी वो ये थी कि भाई अब आप इस प्रजामंडल की जितनी भी एक्टिविटीज़ है उसमें क्विट इंडिया मूवमेंट की एक्टिविटी को मत जोड़ो, क्योंकि भाई हमने आपकी उत्तरदायी शासन की बात थी वो पूरी तरीके से मांग ली, तो फिर आप क्यों इन अननेसेसरी जो है वो इस आंदोलन को और ज़्यादा बढ़ा रहे हो। ये अपनी बात थी जेंटलमैन एग्रीमेंट की। अब प्रजामंडल के जितने भी लोग थे वो दो धड़ों के अंदर विभाजित हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि एक धड़ा तो ये कह रहा था कि भाई जब उत्तरदायी शासन की बात मान ली है तो अननेसेसरी अपन क्यों जो है आंदोलन करें, और दूसरा धड़ा कह रहा था कि भाई ये आज़ादी की आखिरी लड़ाई है, हमें तो इस नेशनल लेवल पर जो इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है उस सारे के सारे आंदोलन को राजस्थान में के जयपुर में लाना चाहिए, इसको केंद्र बनाना चाहिए और इसकी गतिविधियों को और ज़्यादा बढ़ाना चाहिए। तो इस वजह से, इस कारण की वजह से जो हमारा जो प्रजामंडल था वो दो भागों में विभाजित हो जाता है। तो अब अपने देखते हैं कि भाई कौन से थे ये दो भाग और दोनों की क्या क्या मंशा थी, उनके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। प्रजामंडल जो है वो दो पार्ट्स में विभाजित हो जाता है। एक जो आंदोलन के पक्ष में नहीं थे कि भाई आंदोलन जो है बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, इसका नेतृत्व कर रहे थे हीरालाल शास्त्री, जो जयपुर प्रजामंडल के सर्वेसर्वा थे, जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष थे। क्लियर हो गया। दूसरा जो धड़ा था वो क्या चाहता था, वो चाहता था कि भाई आंदोलन को अखिल भारतीय स्तर पर लाना है तो हमें जयपुर प्रजामंडल की चीज़ों को क्विट इंडिया मूवमेंट के साथ इन्वॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पर भी राजनीतिक ऐसी गतिविधियाँ करनी पड़ेगी जिससे क्विट इंडिया मूवमेंट यानी हमारे भारत छोड़ो आंदोलन का प्रभाव जयपुर में देखने को मिले। और इस धड़े का, इस गुट का जो नेतृत्व कर रहे थे वो कर रहे थे आपके बाबा हरिश्चंद्र। कौन नेतृत्व कर रहे थे? बाबा हरिश्चंद्र। बाबा हरिश्चंद्र अब जयपुर प्रजामंडल से हट के और एक नया मोर्चा बना लेते हैं, एक नया गुट बना लेते हैं जिसका नाम था आज़ाद मोर्चा। क्या नाम था भैया? आज़ाद मोर्चा इसका नाम था। और भी अगर हम आज़ाद मोर्चा के इंपॉर्टेंट लीडर्स की बात करें तो अपने को नाम याद रखना है, एक तो रामकरण जोशी का, कासलीवाल का और देवी शंकर तिवारी का। तो ये सारे के सारे अपने को नाम याद रखने हैं जो आज़ाद मोर्चा के और इंपॉर्टेंट मेंबर्स थे। मांग क्या थी कि भाई अपन जो है इस आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर उठाएं, जयपुर के अंदर भी इसकी गतिविधियाँ होनी चाहिए। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? तो जयपुर प्रजामंडल से उसके बाद नेहरू जी के कहने पर ये जो आज़ाद मोर्चा है ये वापस से जयपुर प्रजामंडल के अंदर ही इंक्लूड हो जाता है और हमें सारी की सारी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ एक साथ देखने को मिलती है। तो ये बात हो गई आपके जयपुर प्रजामंडल की। अपने अध्यक्ष याद रखना है, जमनालाल बजाज का नाम याद रखना है, चरखा संघ का नाम याद रखना है और इसके अंदर आज़ाद मोर्चा क्या था, जेंटलमैन एग्रीमेंट क्या था, किस किस के बीच में हुआ, क्यों हुआ, ये सारी की सारी बातें अपने याद रखनी। जयपुर प्रजामंडल के बाद अपन बात कर लेते हैं और चलते हैं नेक्स्ट प्रजामंडल की, जो कि है अपना बांसवाड़ा प्रजामंडल। बांसवाड़ा प्रजामंडल, वागड़ का प्रजामंडल। भाई बांसवाड़ा जो है वो वागड़ का पार्ट है, सदर्न राजस्थान का पार्ट है, जिसमें बीडीपी आते हैं। वागड़ में कौन कौन से याद कर लो? बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़। तो बांसवाड़ा प्रजामंडल के बारे में तीन इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अपन देखेंगे। सबसे पहले कि इसकी स्थापना कब हुई, तो भैया 1945 के अंदर हुई। संस्थापक की बात की जाए कि इसके संस्थापक कौन थे, तो भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी, मणिशंकर नागर और धूलजी भाई।
बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। भूपेन्द्र नाथ त्रिवेदी, मणिशंकर नागर और धौलजी भाई इसके संस्थापक के तौर पे हम पूरी तरीके से देख सकते हैं। स्थापना कब हुई? तो 1945 में हुई। बांसवाड़ा प्रजामंडल के बारे में एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट अपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है ये कि बांसवाड़ा प्रजामंडल की अंदर ही एक महिला मंडल की स्थापना की गई। तो क्वेश्चन आ जाए किस प्रजामंडल के अंदर महिला मंडल की जो है वो स्थापना की गई थी? तो बांसवाड़ा प्रजामंडल के अंदर। और कौन थी वो महिला जिन्होंने इसकी स्थापना करी? तो विजया बहन भवसार। विजया बहन भवसार के ने पूरी तरीके से महिला मंडल की स्थापना करी थी बांसवाड़ा प्रजामंडल। तीनों फैक्ट याद है, स्थापनाकर्ता कब हुई और महिला मंडल। आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अपन नेक्स्ट प्रजामंडल की तरफ, जो कि है आपका किशनगढ़ प्रजामंडल। किशनगढ़ प्रजामंडल। किशनगढ़ प्रजामंडल की जब हम संस्थापक की बात करते हैं तो याद रखना है आपको कांतिलाल चौथानी और जमाल शाह। और स्थापना कब हुई? तो 1939 में अपने को स्थापना देखने को मिलती है। संस्थापक कौन? तो कांतिलाल चौथानी और साथ साथ में जमाल शाह। स्थापना कब हुई? तो अपने 1939 में अपने को ये ज़्यादा देखने को मिलती है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रजामंडल की तरफ चलते हैं, जो कि आपका करौली प्रजामंडल। करौली प्रजामंडल। स्थापना कब हुई? तो 1938 के अंदर हुई। करने वाले व्यक्ति कौन? त्रिलोक चंद माथुर, चिरंजी लाल शर्मा और कुंवर मदन सिंह। त्रिलोक चंद माथुर, चिरंजी लाल शर्मा और कुंवर मदन सिंह का जो है यहाँ पे नाम हमें देखने को मिलता है। अब एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देता हूँ ये कि जो कुंवर मदन सिंह थे, इन्हीं ने 1927 के अंदर करौली के अंदर एक किसान आंदोलन भी चलाया था। अब देखो मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि किसान आंदोलन हो और प्रजामंडल थे वो आपस में जुड़े हुए थे। और अपन यहाँ तक की बात याद करते हैं कि जो बिजौलिया का किसान आंदोलन था उसका तो खात्मा भी इसी वजह से होता है क्योंकि उस टाइम के राजा को डर था, उस टाइम के जितने भी इंपॉर्टेंट ब्यूरोक्रेट्स थे उनको डर था कि भाई कहीं ये जो बिजौलिया किसान आंदोलन है ये प्रजामंडल के अंदर ना जुड़ जाए और राजनीतिक गतिविधियों के अंदर तेजी आ जाएगी तो बड़ी समस्या वाली बात हो जाए। तो अपने ये करौली आंदोलन, करौली प्रजामंडल के तौर पर अपने को देखना है कि भाई 1938 के अंदर स्थापना हुई। व्यक्ति कौन? त्रिलोक चंद माथुर, चिरंजी लाल शर्मा और कुंवर मदन सिंह। और कुंवर मदन सिंह का नाम ही आता है अपने 1927 के किसान आंदोलन के अंदर। तो फैक्ट याद रख लोगे। आगे बढ़ते हैं और बड़ी आसान भाषा में अपन समझने की कोशिश करते हैं नेक्स्ट प्रजामंडल को, जो कि है आपका शाहपुरा प्रजामंडल। शाहपुरा प्रजामंडल। अब देखो आप सोचो भाई उत्तरदायी शासन की इतनी ज्यादा मांग हो रही है तो ऐसा भी कोई प्रजामंडल हो सकता है जिसके जो राजा हो वो खुद कह रहा हो कि हाँ भाई उत्तरदायी शासन मैं ला दूंगा। तो हाँ भाई ये ऐसा है प्रजामंडल जिसका नाम है शाहपुरा प्रजामंडल। तो सबसे पहले तो देखते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई। तो इसकी स्थापना देखने को मिलती है हमें 1938 के अंदर और साथ साथ में इसके संस्थापक का नाम आता है तो हमें लाडूराम व्यास और रमेश चंद्र ओझा का नाम याद रखना है। रमेश चंद्र ओझा का नाम स्पेसिफिकली याद रखना है अपने को संस्थापक के तौर पर। स्थापना कब हुई? 1938 में। और शाहपुरा पहली ऐसी रियासत थी, शाहपुरा पहली ऐसी रियासत थी जिसने पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना करी थी। पूर्ण उत्तरदायी शासन की, कंप्लीट रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की स्थापना करी थी। ऐसी पहली रियासत कौन सी थी? तो शाहपुरा अपने याद रखना है। और यहाँ के राजा सुदर्शन देव ने खुद इस उत्तरदायी शासन के साथ जो है समर्थन दिया था। राजा सुदर्शन देव ने प्रजामंडल को अपना पूर्ण समर्थन जो है वो पूरी तरीके से दिया था। तो शाहपुरा प्रजामंडल की बात अपने को याद रखनी कि भाई ऐसा कौन सी प्रजामंडल थी जिसके राजा ने खुद उत्तरदायी शासन को पूरी तरीके से समर्थन दिया था। तो राजा सुदर्शन देव। और प्रजामंडल कौन सा? तो अपने याद रख लेना भैया शाहपुरा प्रजामंडल। आगे बढ़ते हैं और अपन बात कर लेते हैं मेवाड़ प्रजामंडल की। तो सबसे पहले तो अपने को याद रखना है कि भाई मेवाड़ प्रजामंडल का गठन कब हुआ? तो 1938 के अंदर हुआ। करने वाले व्यक्ति कौन? तो बलवंत सिंह मेहता। इसके अलावा माणिक्यलाल वर्मा का भी इंपॉर्टेंट सदस्य के तौर पर, महामंत्री के तौर पर अपने को नाम याद रखना है। उपाध्यक्ष के तौर पे अपन भूरीलाल बया का नाम याद रख सकते हैं। तो मेवाड़ प्रजामंडल की पूरी कहानी सुनते हैं, पर सबसे पहले फैक्ट के तौर पे अपन देख लेते हैं कि कब इसकी स्थापना हुई। तो भैया 1938 के अंदर इसकी स्थापना हुई। ठीक है भाई। संस्थापक का नाम हमें देखने को मिलता है बलवंत सिंह मेहता, उपाध्यक्ष का नाम देखने को मिलता है भूरीलाल बया और महामंत्री हमें देखने को मिलते हैं माणिक्यलाल वर्मा। माणिक्यलाल वर्मा, तीनों इनके नाम अपने को याद रखने हैं जो इंपॉर्टेंट स्थापनाकर्ता के तौर पर अपन याद रख सकते हैं। अब मेवाड़ प्रजामंडल की क्या कहानी है उसको ध्यान से सुनो। मेवाड़ प्रजामंडल के अंदर स्थिति ये होती है कि रियासत जो था वो पूरी तरीके से मेवाड़ प्रजामंडल की जितनी भी गतिविधियां थी उन सभी पर प्रतिबंध लगा देता है। और अब मेवाड़ प्रजामंडल जो है वो अपना संचालन करता है अजमेर से। तो पॉइंट टू पॉइंट फैक्ट देखते चलो। रियासत ने प्रजामंडल की सारी गतिविधियों पर पूरी तरीके से पाबंदी लगा दी और साथ साथ में अब संचालन जो है वो कहां से होने लगा? अजमेर से होने लगा। तो इस पॉइंट को बड़ी आसान सी भाषा में आप ऐसे समझने की कोशिश करो। जब अपन राजस्थान की स्थिति देखते हैं तो वहां पर हम देखते हैं कि भाई 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने थे और एक केंद्रीय शासित प्रदेश था, है ना। अब ये पूरे के पूरे सारे के सारे ठिकाने थे, वहां पर प्रजामंडल की गतिविधियां चल रही थी, जितनी भी रियासत थी, जितने भी ठिकाने थे। और यहाँ पर अगर वो प्रतिबंध लगा देते तो बेचारे राजस्थान में जाएं कहाँ? एक ही जगह बचती थी जहां पर कांग्रेस का बहुत ज्यादा प्रभुत्व था,
जहां पर आर्य समाज का बहुत ज्यादा प्रभुत्व था, तो वो जगह थी आपका अजमेर। अजमेर केंद्र शासित प्रदेश था, तो जितने भी हम देखेंगे राजनीतिक तौर पे जितनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज थी, अजमेर उनका गढ़ बन चुका था। इसी वजह से मेवाड़ का जो प्रजामंडल था उसका सारा का सारा संचालन अभी अजमेर से हो रहा था। अब आगे क्या होता है, 1941 तक आते आते मेवाड़ के जो प्रजामंडल था उसके ऊपर से प्रतिबंध हट जाता है और इसका पहला अधिवेशन होता है 1941 के अंदर। स्थापना कब हुई? 1938 में। पहला अधिवेशन कब? 1941 में। 1941 में इसका पहला अधिवेशन होता है। कहाँ होता है? तो भैया उदयपुर में होता है। इसकी अध्यक्षता करते हैं माणिक्यलाल वर्मा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस प्रथम अधिवेशन जो कि उदयपुर में हो रहा था उसके अंदर दो इंपॉर्टेंट गेस्ट भी जो है आपको देखने को मिलते हैं। वो इंपॉर्टेंट गेस्ट के नाम है आपके जेबी कृपलानी और साथ साथ में विजयलक्ष्मी पंडित। जेबी कृपलानी और विजयलक्ष्मी पंडित, आपके नेहरू जी की बहन थी विजयलक्ष्मी पंडित, है ना। अच्छा, यूएन के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट भाषण जो था उन्होंने दिया था, ऐतिहासिक भाषण के तौर पे हम इसे देख सकते हैं। तो इस पहले अधिवेशन के दौरान ये जो दो इंपॉर्टेंट गेस्ट थे, अपने को इंपॉर्टेंट तौर पर नाम याद रखने। अब देखो गेस्ट के ऊपर अपन किस तरीके से जो है ना वो अपन डिवाइड कर सकते हैं चीज़ों को। जब अपन मारवाड़ राज्य मंडल पढ़ रहे थे, मारवाड़ प्रजामंडल पढ़ रहे थे, तो हमने देखा था कि मारवाड़ प्रजामंडल के अंदर जो उनका मारवाड़ राज्य लोक परिषद का अधिवेशन हो रहा था उसके अंदर हमें देखने को मिलते हैं कस्तूरबा गांधी और काका कालेकर। उसी तरीके से मेवाड़ प्रजामंडल का जो पहला अधिवेशन था उसमें गेस्ट के तौर पे हमें देखने को मिलते हैं विजयलक्ष्मी पंडित और साथ साथ में जेबी कृपलानी। इस प्रजामंडल के अंदर राजनीतिक गतिविधियों के अलावा साथ साथ सामाजिक गतिविधियां भी हो रही थी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ग्रामोत्थान के लिए कई सारी प्रदर्शनियां लगी थी, चरखे से रिलेटेड इंपॉर्टेंट अवेयरनेस फैलाई जा रही थी। ये सारे के सारे प्रथम अधिवेशन हो जाता है 1941 में। आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि इसी मेवाड़ प्रजामंडल के अंदर हमें अखिल भारतीय राज्य लोक परिषद का एक और अधिवेशन देखने को मिलता है। कौन सा अधिवेशन? तो भैया 7वें नंबर का अधिवेशन, अखिल भारतीय राज्य लोक परिषद का 7वें नंबर का जो अधिवेशन था वो हमें मेवाड़ प्रजामंडल के तौर पे अपने को याद रखना है। कब होता है? तो 1946 में होता है। कहाँ होता है? तो भैया उदयपुर में होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है इसकी कि इसके अंदर जवाहरलाल नेहरू और शेख अब्दुल्ला भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। क्वेश्चन कैसे आएगा कि भाई अखिल भारतीय राज्य लोक परिषद का 7वां अधिवेशन कहां हुआ? तो उदयपुर में हुआ। कब हुआ? तो 1946 के अंदर हुआ। और साथ साथ में जवाहरलाल नेहरू और शेख अब्दुल्ला ने कौन सा अधिवेशन अटेंड किया था? तो अखिल भारतीय राज्य लोक परिषद का 7वां अधिवेशन जो कि उदयपुर में हुआ था। तीनों के तीनों फैक्ट्स याद रखने, इन तीनों को जो है वो पॉइंट बाय पॉइंट अपने साइड बाय साइड याद रखने। क्या कि भाई मारवाड़ राज्य लोक परिषद का जब अधिवेशन हुआ था तो कौन आए थे? काका कालेकर और कस्तूरबा गांधी। जब अपन मेवाड़ प्रजामंडल में देख रहे थे कि मेवाड़ प्रजामंडल का पहला अधिवेशन होता है उसमें आते हैं विजयलक्ष्मी पंडित और साथ साथ में जेपी कृपलानी। और अखिल भारतीय राज्य लोक परिषद का जब अधिवेशन होता है तो इसके अंदर आते हैं आपके जवाहरलाल नेहरू और कौन? शेख अब्दुल्ला। शेख अब्दुल्ला का नाम आपने याद रखना है। मेवाड़ प्रजामंडल की जितनी भी एक्टिविटीज़ थी उन सब में अगर हम महिलाओं के नाम याद रखें कि कौन कौन सी महिलाएं जो थी उसके अंदर इन्वॉल्व थी, तो एक तो अपने को नाम याद रखना है भगवती देवी का और एक नारायणी देवी वर्मा का। माणिक्यलाल वर्मा की जो वाइफ थी नारायणी देवी, दो महिलाओं का अपने को ऐसे इंपॉर्टेंट लीडर के तौर पर मेवाड़ प्रजामंडल की याद रखना है। मेवाड़ प्रजामंडल में जितनी भी इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ थी वो उदयपुर के साथ साथ में दो और उसके इंपॉर्टेंट सेंटर थे। एक तो था आपका भीलवाड़ा और एक था आपका नाथद्वारा। तो इन सेंटर्स को भी देख लो। मेवाड़ प्रजामंडल में और कहां गढ़ बन चुका था? तो भैया एक तो भीलवाड़ा, जहां पर रमेश चंद्र व्यास जो थे वो पहले सत्याग्रही बन चुके थे, और नाथद्वारा भी अपना इंपॉर्टेंट गढ़ था, अपना इंपॉर्टेंट सेंटर था मेवाड़ प्रजामंडल की राजनीतिक गतिविधियों का, पॉलिटिकल एक्टिविटीज का। इसमें अगर हम नाथद्वारा के तौर पर देखें तो यहां पर एक नाम अपने को याद रखना है, द्वारकानाथ पुरोहित। द्वारकानाथ पुरोहित, द्वारकानाथ पुरोहित नाम याद रखना है भैया अपने को बढ़िया से। द्वारकानाथ पुरोहित का नाम अपने याद रखना है। द्वारकानाथ पुरोहित की वाइफ थी, द्वारकानाथ पुरोहित की वाइफ जो थी जिनका नाम था गंगा देवी, वो भी इस नाथद्वारा प्रजामंडल से, या हम कहें मेवाड़ प्रजामंडल के इंपॉर्टेंट सेंटर नाथद्वारा से जो थी वो पूरी तरीके से रिलेटेड थी। गंगा देवी का नाम अपने को नाथद्वारा प्रजामंडल के तौर पर याद रखना है। तो ये सारी की सारी बातें मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब की, किसने की, कहाँ कहाँ की, कौन कौन सी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हुई, महिलाएं कौन कौन सी इन्वॉल्व थी और कौन से इसके इंपॉर्टेंट सेंटर थे। तो मेवाड़ प्रजामंडल के बाद जब कहानी उठती है तो अपन आगे चलते हैं और नेक्स्ट प्रजामंडल की जब बात करते हैं तो आपका है भैया प्रतापगढ़ प्रजामंडल। प्रतापगढ़ प्रजामंडल स्थापना कब हुई? 1945 के अंदर। इंपॉर्टेंट संस्थापक के तौर पे हमें नाम याद रखना है ठक्कर बप्पा, अमृतलाल पायक और चुन्नीलाल प्रभाकर के नाम जो अपने को याद रखना है। ठक्कर बप्पा, अमृतलाल पायक और साथ साथ में चुन्नीलाल प्रभाकर का नाम जो है आपको याद रखना है। क्लियर हो गई बात?
प्रतापगढ़ मंडल क्लियर है आपका बिल्कुल। कब स्थापना हुई तो बता दो 1945 के अंदर। स्थापना करने वाले व्यक्ति कौन? ठक्कर बापा, अमृतलाल पायक और चुन्नीलाल प्रभाकर। आगे बढ़ते हैं और अपन चलते हैं नेक्स्ट प्रजामंडल की, जो कि है आपका धौलपुर प्रजामंडल। धौलपुर प्रजामंडल कब स्थापना हुई तो 1936 के अंदर हुई। संस्थापक कौन? तो कृष्णदत्त पालीवाल। याद कर लो कैसे, डी के नाम का आदमी है जो 1936 में पैदा हुआ। डी से धौलपुर और के से कृष्णदत्त पालीवाल 1936। इसी धौलपुर प्रजामंडल के अंदर एक बहुत विभत्स घटना भी हो जाती है और उस घटना का नाम है तसीमो कांड। तसीमो कांड के दौरान जो है वो 1947 के अंदर, अप्रैल 1947 के अंदर प्रजामंडल के जितने भी लोग थे उन सभी पर गोलियां चला दी जाती है। कई लोग इसके अंदर शहीद हो जाते हैं और इस कांड को हम तसीमो कांड के नाम से भी जानते हैं। तसीमो कांड जो है वो किसके अंतर्गत आया तो धौलपुर प्रजामंडल के अंतर्गत आया। इसकी स्थापना कब हुई? 1936 में हुई। संस्थापक कृष्णदत्त पालीवाल। और साथ साथ में तसीमो कांड कब हुआ था तो 1947 अप्रैल में जो है ये कांड हुआ था। क्लियर हो गई आगे बात। आगे बढ़ते हैं और अपन नेक्स्ट प्रजामंडल की तरफ चलते हैं, जो कि आपका डूंगरपुर प्रजामंडल। डूंगरपुर प्रजामंडल बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी वागड़ का ही पार्ट है। तो देख लेते हैं सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट नाम। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना के दौरान जिसका नाम आता है उसका नाम है भोगीलाल पांड्या, जिन्हें हम वागड़ का गांधी भी कहते हैं। तो इस फैक्ट को देख लो, क्या डूंगरपुर प्रजामंडल संस्थापक कौन? भोगीलाल पांड्या, जिन्हें हम वागड़ का गांधी, वागड़ का गांधी। भाई देखो, गांधी की उपाधि जो है वो एक पीसफुल व्यक्ति को दी जाती है। तो वागड़ एरिया के जो इंपॉर्टेंट गांधीवादी व्यक्ति थे तो भोगीलाल पांड्या। अच्छा, इसके अलावा अगर वैसे राजस्थान का गांधी पूछा जाए तो गोकुल भाई भट्ट। गोकुल भाई भट्ट, गोकुल भाई भट्ट का नाम आ जाता है, गोकुल भाई भट्ट। ठीक है, तो ऐसी कई बारी उपाधियां जो है वो कई बार एग्जाम में आ जाती है। बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है। अब तो जो है वो टफ क्वेश्चंस आते हैं तो अपने को याद तो रखना ही है। और संस्थापक के नाम हरिदेव जोशी, 3 बार अपने मुख्यमंत्री रहे हैं जोशी साहब, हरिदेव जोशी। और साथ साथ में गौरी शंकर उपाध्याय का नाम अपने को संस्थापक के तौर पर नाम याद रखना है। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई तो 1944 में, 1944 में। और जिस तरीके से धौलपुर प्रजामंडल से जुड़ा हुआ था तसीमो कांड, उसी तरीके से डूंगरपुर प्रजामंडल से जुड़ा हुआ था आपका रास्तापाल कांड। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अपन रास्तापाल कांड की कि क्या था वो रास्तापाल की घटना और किस तरीके से एक वीर बालिका ने अपने शिक्षक के लिए अपनी जान जो है वो न्यौछावर कर दी। तो उसके लिए हमें चलना पड़ेगा रास्तापाल कांड की तरफ, जो कि हुआ था 19 जून 1947 को। तो सबसे पहले तो आप रास्तापाल कांड की पूरी कहानी सुनो और फिर इसमें अपन फैक्ट्स देखते हैं। सेवा संघ ने पूरे के पूरे डूंगरपुर इलाके में अलग अलग जगह पर कई सारे स्कूल खोल रखे थे। इन स्कूल की वजह से अब बच्चे जो है, जनजाति के बच्चे, गरीब बच्चे जो वहाँ जाके पढ़ा करते थे। और ये सारे के सारे स्कूल्स थे, ये जितने भी सारे विद्यालय थे, ये प्रजामंडल आंदोलन की जितनी भी एक्टिविटीज़ थी उनका गढ़ बन चुके थे। राजा को इससे घबराहट हो रही थी कि भाई ये जो स्कूल हैं इसको चलाने के पीछे इनके और दूसरे कारण हैं। राजा इन स्कूलों को बंद कराने के लिए अपने सैनिकों को भेजता है। सैनिक जो स्कूल चला रहे थे उनको चेतावनी देता है, पर एक शिक्षक जो थे वो इन सैनिकों की चेतावनी से पूरी तरीके से नहीं डरते हैं और उन शिक्षक का नाम था शिक्षक नाना भाई। शिक्षक नाना भाई जो है वो सैनिकों से डरते नहीं है और स्कूल को कंटिन्यू करते हैं। इतने में ही सैनिक जो थे शिक्षक नाना भाई की हत्या कर देते हैं और साथ साथ में एक और शिक्षक जिनका नाम था सेंगा भाई, उनको अपनी गाड़ी से बांध कर जो है वो घसीटने लगते हैं। पूरी भीड़ खड़ी हुई थी, पूरी भीड़ जो है वो खड़ी हुई थी, लेकिन किसी ने भी उनकी मदद नहीं की। इतने में ही एक वीर बालिका जिसका नाम था कालीबाई अपने शिक्षक को बचाने के लिए हाथ का हंसिया उठाकर जो है उस रस्सी को पूरी तरीके से काट देती है। सैनिकों से ये देखा नहीं जाता और उस छोटी सी बच्ची को जो है वो गोलियों से छलनी कर देते हैं। इस कांड को हम रास्तापाल कांड की तरफ से जानते हैं और ये डूंगरपुर प्रजामंडल के एक विभत्स कांड के तौर पर भी जाना जाता है। तो पूरा का पूरा रास्तापाल कांड देखते हैं, कब हुआ, क्या हुआ, उसके बारे में चर्चा करते हुए चलते हैं। रास्तापाल कांड 19 जून 1947 को हुआ। सेवा संघ द्वारा स्थापित स्कूल जो थे उनको बंद करवाने के लिए रियासत के सैनिक आए। जितने भी शिक्षक थे उन्होंने बंद करने से मना कर दिया। इतने में ही शिक्षक नाना भाई की इन सैनिकों ने पूरी तरीके से हत्या कर दी। शिक्षक सेंगा भाई को गाड़ी से एक रस्सी को डालकर जो है उनको घसीटा। सब लोग देख रहे थे पर कालीबाई, वीर बालिका कालीबाई से देखा नहीं गया और वीर बालिका कालीबाई ने अपने हाथ में रखे हंसिये से रस्सी को काटा और खुद को गोली का शिकार हो गई। यानी जब वो काट रही थी तो सैनिकों से देखा नहीं गया और धड़ाधड़ गोलियों से जो है वो कालीबाई को मार दिया। कालीबाई की एक प्रतिमा डूंगरपुर के गैप सागर के पास में लगी हुई है और राजस्थान सरकार भी है कई सारे प्रोत्साहन पुरस्कार महिलाओं के उत्थान के लिए कालीबाई के नाम से जो है वो चलाती है। तो कालीबाई की कहानी तो डूंगरपुर प्रजामंडल से रिलेटेड है और एक तरीके से हमारे जीवन का एक बहुत इंपॉर्टेंट मोटिवेशन है कि एक शिक्षक के लिए भी ये जान दी जा सकती है। आगे बढ़ते हैं और बात कर रहे हैं नेक्स्ट प्रजामंडल की, जो कि अपना कुशलगढ़ प्रजामंडल।
संस्थापक के नाम पे याद रखना है भंवरलाल निगम। और कब हुई स्थापना? तो 1942। कुशलगढ़ प्रजामंडल भंवरलाल निगम कब हुई? तो 1942 के अंदर हुई। क्लियर हो गई। नेक्स्ट प्रजामंडल है अपना सिरोही प्रजामंडल, जिसकी स्थापना होती है करने वाले व्यक्ति गोकुल भाई भट्ट, और इसकी स्थापना होती है बंबई में। अच्छा, और कब हुई? तो 1938 के अंदर। अब देखो एक क्वेश्चन जो है मैं आप लोगों से पूछता हूं, ऐसे कौन कौन से प्रजामंडल थे जिनकी स्थापना राजस्थान से बाहर हुई? तो इसके ऊपर जो है अपन नजर लगाते हुए चलते हैं। क्या? सबसे पहले अगर बीकानेर प्रजामंडल की बात करें तो उसकी स्थापना होती है कलकत्ता में। अच्छा ठीक है भाई। अगर अपन भरतपुर प्रजामंडल की बात करें तो इसकी स्थापना कहां होती है? भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना होती है रेवाड़ी, जो कि है आपके हरियाणा में। और अगर अपन बात करें आपके सिरोही प्रजामंडल की तो इसकी स्थापना होती है बंबई में। कहां होती है भैया? बंबई में इसकी स्थापना होती है। क्लियर हो गई। 1, 2 और 3 प्रजामंडल यहां से बाहर हुए। इसके अलावा जैसलमेर प्रजामंडल जो था उसकी भी स्थापना जैसलमेर के बाहर होती है, यानी कहां होती है? जोधपुर में। करने वाले व्यक्ति कौन? तो मीठालाल व्यास। अपने नाम याद रखने कि 3 ऐसे प्रजामंडल थे जिनकी स्थापना राजस्थान से बाहर हुई, और एक और ऐसा प्रजामंडल था जिसकी स्थापना जो है वो उसकी जगह से दूसरी जगह पे होती है, जैसे कि जैसलमेर की स्थापना होती है, जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना होती है आपके जोधपुर की तरफ। क्लियर हो गई बात। आगे बढ़ते हैं और अपन चलते हैं दूसरे प्रजामंडल की, जो कि है आपका अलवर प्रजामंडल। तो संस्थापक के नाम हरिनारायण शर्मा और साथ साथ में भवानी शंकर शर्मा। स्थापना करने वाले हरिनारायण शर्मा और प्रथम अध्यक्ष के तौर पे हमें भवानी शंकर शर्मा का नाम याद रखना है। कब स्थापना हुई? तो 1938 के अंदर हुई। और जयपुर प्रजामंडल के साथ साथ में एक और ऐसा प्रजामंडल था जिसने जो था 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में पूरी तरीके से भाग नहीं लिया था, तो वो था आपका अलवर प्रजामंडल। क्या पॉइंट है? इस प्रजामंडल ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग जो था वो नहीं लिया था। क्लियर हुई बात। अलवर प्रजामंडल 1938। स्थापना करने वाले कौन? हरिनारायण शर्मा। इसके प्रथम अध्यक्ष भवानी शंकर शर्मा। क्लियर हो गई, कोई घबराने की बात नहीं है। आगे बढ़ते और चलते हैं भैया झालावाड़ प्रजामंडल की तरफ। स्थापना 1946 में। संस्थापक तो मांगीलाल भव्य। और शाहपुरा के बाद एक और ऐसा प्रजामंडल जिसके राजा ने खुद इस उत्तरदायी शासन की बात को मांगा और प्रजामंडल को समर्थन दिया, तो उस राजा का नाम था राजा हरिश्चंद्र, और इसने स्वयं ने उत्तरदायी शासन की स्थापना झालावाड़ के अंदर करी थी। झालावाड़ की सारी बातें हो गई। अब अपने बात कर लेते हैं अपन पूरे की पूरे प्रजामंडल की समरी की। भाई प्रजामंडल पे जो क्वेश्चंस हैं वो ईयर के ऊपर ज्यादा आते हैं और मुख्य नेता और जिन्होंने स्थापना करी उसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। तो अपन ने इलेबोरेटिव तौर पर तो कर ही लिया, अब एक टेबल के तौर पर अपन जल्दी से देख लेते हैं कि किस किस प्रजामंडल की स्थापना कब कब हुई। तो 31 के अंदर जो होती है वो कब? भाई जयपुर की और बूंदी की। तो याद कर लो भाई जयबू। अच्छा मुझे बताओ भाई जयपुर की 2 बार होती है, पहली बार किसने करी थी? याद करके बताओ, पहली बार करी थी किसने? तो अपने याद रख लेना है किसका नाम? कर्पूर चंद पाटनी। और दूसरी बार कौन करते हैं? तो जमनालाल बजाज और चिरंजी लाल मिश्र 1936-37 में। क्लियर है। आगे बढ़ो। नेक्स्ट अपने 1934 में मारवाड़ और हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना होती है। 1936 में अपने याद कर लो धौलपुर और बीकानेर। तो इसको कैसे याद करोगे? महा। और इसको कैसे याद करोगे? धोबी। इसको कैसे याद करोगे भैया? धोबी और महा। 1938 में इसकी स्थापना होती है। हम देखते हैं मेवाड़, भरतपुर, सिरोही, शाहपुरा, अलवर और करौली प्रजामंडल की स्थापना होती है। और 1939 में स्थापना होती है जैसलमेर राज्य परिषद की। अब मुझे बताओ जैसलमेर राज्य परिषद की तो स्थापना होती है 1939 में, और जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना कहां पर हुई थी? तो मुझे पता है भैया कहां पर? जोधपुर के अंदर। कौन से प्रजामंडल की? जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी जोधपुर के अंदर। जैसलमेर राज्य परिषद की स्थापना 1939 में। इसके अलावा किशनगढ़ प्रजामंडल 1939। 1942 में हमें देखने को मिलता है बीकानेर राज्य परिषद। करने वाले व्यक्ति कौन? तो रघुवर दयाल गोयल। और साथ साथ में हम बात कर लेते हैं कुशलगढ़ प्रजामंडल की भी स्थापना हुई थी 1942 के अंदर। फिर 1944 में देखते हैं हम बूंदी राज्य परिषद। भाई बूंदी प्रजामंडल की तो स्थापना हो ही गई 1931 में। बूंदी राज्य परिषद की स्थापना होती है 1944 में। और साथ साथ में करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो याद कर दो भाई ऋषिदत्त मेहता, राजस्थान नाम का इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर चलाते थे। और डूंगरपुर प्रजामंडल तो याद अपन को डूंगरपुर के भोगीलाल पांड्या, वागड़ के गांधी। 1945 के अंदर आ जाते हैं जैसलमेर बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना। और 1946 के अंदर आ जाता है अपना झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना। अब देखो बड़ी आसान भाषा में समझो कि पहला प्रजामंडल जो स्थापना हुई कौन सा था? तो भैया अपना जयपुर बूंदी। और आखिरी में स्थापना किसकी हुई? तो अपने को याद रखना है झालावाड़ की स्थापना। अब इस टेबल के साथ साथ में आगे बढ़ते हैं और अपन देखते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट स्थापना करता है और कौन कौन से इंपॉर्टेंट नेता हैं जो इंपॉर्टेंट प्रजामंडलों से जुड़े हुए थे। अपन स्टार्ट कर लेते भैया किसकी? तो जयपुर प्रजामंडल की।
जयपुर प्रजामंडल के कर्पूर चंद पाटनी, क्लियर है बात भाई। बूंदी प्रजामंडल के कांतिलाल और साथ साथ में पंडित नैनूराम शर्मा। धौलपुर प्रजामंडल की बात कर रहे हैं तो अपन को याद करना है ज्वाला प्रसाद जिज्ञासुकराम। कुछ इंपॉर्टेंट नेता हैं और कुछ इंपॉर्टेंट इसकी स्थापना करते हैं, तो उसको ध्यान रख लेना। बीकानेर प्रजामंडल के मेघाराम वैद, मेघाराम वैद कहां पर करते हैं याद करके बता दो भाई, कलकत्ता के अंदर। मारवाड़ प्रजामंडल के भंवरलाल सराफ, और साथ साथ में हम इंपॉर्टेंट लीडर्स की बात करें तो जयनारायण व्यास का भी नाम याद रखना है। हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना करने वाले नैनूराम शर्मा और अभिन्न हरि, और मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना करने वाले हमें याद है माणिक्यलाल वर्मा, नारायणी देवी। लेकिन मेवाड़ प्रजामंडल के इंपॉर्टेंट लीडर तो हो गए माणिक्यलाल वर्मा। स्थापना किसने की थी? बलवंत सिंह मेहता ने की थी। उपाध्यक्ष कौन थे? तो भूरेलाल बया थे। और सेक्रेटरी कौन थे? तो माणिक्यलाल वर्मा थे। आगे बढ़ते हैं भरतपुर, तो भरतपुर के इंपॉर्टेंट किशनलाल जोशी और जुगल किशोर चतुर्वेदी। सिरोही की बात करें तो अपने को याद रखना है गोकुल भाई भट्ट का नाम। किसका नाम? गोकुल भाई भट्ट। कौन? राजस्थान के गांधी गोकुल भाई भट्ट। राजस्थान के गांधी गोकुल भाई भट्ट। शाहपुरा का नाम याद आए तो रमेश चंद्र ओझा, रमेश चंद्र ओझा का नाम याद रखना है। और अलवर की बात आए तो अपने याद रख लेना किसका? अपने को याद रखना है हरिनारायण शर्मा और कुंज बिहारी मोदी। और बच्चे प्रजामंडल तो अपने को याद किया था कतरी, कतरी बोले तो करौली और त्रिलोकचंद माथुर। जैसलमेर राज्य परिषद की स्थापना शिव सागर गोपा। और जब किशनगढ़ प्रजामंडल की बात करें तो अपने को याद रखना है कांतिलाल चौथानी। किसका नाम याद रखना है? कांतिलाल चौथानी का। क्लियर है बात? कांतिलाल चौथानी। बीकानेर राज्य परिषद रघुवर दयाल गोयल, और बीकानेर प्रजामंडल तो मेघाराम वैद। कुशलगढ़ प्रजामंडल की बात करें तो भंवरलाल निगम और कन्हैयालाल सेठिया का नाम याद रखना है। बूंदी राज्य परिषद की बात करेंगे तो हरिमोहन माथुर और ब्रिज मोहन सुंदर शर्मा। डूंगरपुर प्रजामंडल तो भोगीलाल पांड्या। इनके अलावा भी कोई थे क्या? तो हाँ भाई, हरिदेव जोशी का नाम याद रखना है। पूर्व मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी जो थे वो डूंगरपुर प्रजामंडल से जुड़े हुए थे। जैसलमेर प्रजामंडल मिठालाल व्यास। बांसवाड़ा प्रजामंडल भूपेंद्रनाथ त्रिवेदी। और प्रतापगढ़ प्रजामंडल के चुन्नीलाल और अमृतलाल पायक, अमृतलाल पायक का नाम याद रखना है। झालावाड़ प्रजामंडल तो मांगीलाल भव्य। तो भैया ये सारे के सारे कुछ इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं और कुछ इंपॉर्टेंट स्थापना करता है हमारे सारे के सारे प्रजा मंडल के। आशा करता हूं आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। हमारे साथ बने रहें, मिशन ज्ञान के इस परिवार को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें, और टेलीग्राम चैनल, यूट्यूब चैनल और मिशन ज्ञान की ऐप को डाउनलोड करके अपनी सपनों की उड़ान भरें। थैंक यू।